जैसा कि मैंने अपने शुरुआत में भी बोला था, एमएसएमई के पास जो एक सबसे बड़ी समस्या होती है वो होती है फंडिंग की। उसके पास बिजनेस है, उसके पास मार्केट है, एक्सपीरियंस है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, वो है पैसा। वो कहाँ से आए? और बैंकिंग एक हमेशा से ऑप्शन रहा था कि बैंक से लोन ले लेते थे, बट बैंक लोन के साथ एक तो मिलने में भी समस्याएं रहती हैं, साथ में आपको चुकाना भी होता है। एक नया ऑप्शन उभरा उसके बाद, जो कि बड़ी कंपनियों के लिए तो सालों से था, लेकिन जो छोटी कंपनियां हैं, जो एसएमईज हैं, उनके लिए ये ऑप्शन करीब 15-16 साल पहले आया। और हमारे बीच अजय ठाकुर जी हैं, जिन्होंने इसकी शुरुआत की। अगर देश में अगर किसी ने एसएमई आईपीओ की शुरुआत की तो उसका श्रेय इनको ही जाता है। बीएससी के साथ इन्होंने उसको शुरू किया था। और आज का ये जो पैनल है, इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि एसएमई जो हैं वो आईपीओ के जरिए पैसा कैसे जुटा सकते हैं। और जो हमारा पैनल है इतना इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बताऊं, इसमें 3 लोग हैं, लेकिन तीनों का एक्सपीरियंस अलग अलग है। तो हमारे साथ है मिस्टर विकास जैन। इन्होंने दिल्ली के हैं और इन्होंने अपना आईपीओ, एसएमई आईपीओ के जरिए इन्होंने पैसा जुटाया था। हमारे साथ श्री अजय ठाकुर जी हैं, जिन्होंने देश में एसएमई आईपीओ की शुरुआत की थी और अभी भी काफ़ी कंसल्टेंसी देते हैं और इनका पास बहुत एक्सपीरियंस है। और हमारे साथ श्री वीरेंद्र जैन जी भी हैं, जो कि एसएमई को आईपीओ लाने में मदद करते हैं। और शुरुआत में ठाकुर साहब आपसे ही करूँगा कि एक कहा जाता है फाइनेंस में कि इक्विटी इज कॉस्टलियर देन डेट। तो फिर कोई आईपीओ से पैसा क्यों जुटाए? देखिए, अलग अलग परिभाषा है। अगर आप बुक्स पे जाएंगे तो ऑफ कोर्स इक्विटी इज़ द कॉस्टेस्ट वे ऑफ रेजिंग फंड्स। जब आप कैपिटल, क्योंकि ऐसा होता है कि जब आप इक्विटी किसी को दे रहे हैं तो आप पार्टनर बनाते हैं। नॉर्मली आप प्राइवेट कंपनी या पार्टनरशिप फर्म में तो जिसको भी आप पार्टनर बना रहे हैं उसको आप इक्विटी देते हैं, जो एग्री है दोनों आदमी में। और क्योंकि उसको आप पार्टनर बना रहे हैं तो सारी चीज़ों की बंटवारा होती है। लेकिन जब आप कैपिटल मार्केट में लिस्ट होते हैं तो उसमें 2 ही फॉर्म है फंड रेज करने का, एक है डेट और एक इक्विटी। लेकिन कैपिटल मार्केट की जो सबसे ज़्यादा खूबसूरती है कि आपको 25% ही आईपीओ अपना जो है इक्विटी देना पड़ता है इन्वेस्टर्स को। ये इन्वेस्टर्स भी बटे हुए होते हैं, ऐसा नहीं कि आप 1 या 2 व्यक्ति को अपनी पार्टनर बना रहे हो। तीसरा क्या होता है कि ये इन्वेस्टर्स जो है देश के कोने कोने से होते हैं, तो उनका आपकी कंपनी में ऐसा कोई डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं होता है। उनका आपकी कंपनी में पैसे लगाने का एक ही मतलब होता है कि ये कंपनी बड़ी बन रही है, और जब ये बड़ी बनेगी तो अगर मैंने 20 रुपये में इसके शेयर लिए हैं तो कल इसको 40 रुपये अगर उस शेयर का दाम हुआ, जिस तरह से कंपनी की ग्रोथ होगी, या 50 रुपया होगा, तो वो प्रमोटर को नहीं बेचेंगे, वो कैपिटल मार्केट में बेच करके अपने पैसे को ग्रो करेंगे। तो देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस बिटवीन व्हाट वी डू इन द अनलिस्टेड स्पेस एंड व्हाट वी डू इन द लिस्टेड स्पेस। तो मेरे ख्याल से इक्विटी रूट जो है, और अगर आप देखें दुनिया की जितनी भी कंपनियां हैं जो बड़ी बनी, उसमें एक चीज़ कॉमन है, वो सारी की सारी लिस्टेड है। तो आपको बड़ा बनने का जो रास्ता है, इनफैक्ट मैं कितनी बार कहती हूँ कि कंपनियों का जो मोक्ष का द्वार है बड़ा बनने का, वो इक्विटी मार्केट के थ्रू होके जाता है। तो मेरे ख्याल से उसमें घबराना नहीं चाहिए अगर आपको 25% इक्विटी कैपिटल मार्केट में देना। विकास जी, लगभग सिमिलर ही सवाल है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस अलग है क्योंकि आप खुद आईपीओ लेके आए। जब आपको फंडिंग की जरूरत होगी तब आपने आईपीओ लाने का सोचा होगा, तो आपने बैंक के थ्रू, लोन से या डेट के थ्रू पैसा क्यों नहीं जुटाया और आप आईपीओ लेकर क्यों आए? थैंक यू स्कंद जी, प्लेजर टू बी पार्ट ऑफ जागरण बदलाव। तो आपका क्वेश्चन है कि वाई नॉट डेट, वाई थ्रू आईपीओ। सो बैंक से लोन लेने के अपने कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। क्विक शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल चाहिए तो आप बैंक के ले सकते हो, बट बैंक से लोन लेने के कमिटमेंट्स है, आपको ब्याज चुकाना पड़ता है, आपको रीपेमेंट की गारंटी देनी पड़ती है, एंड कैश फ्लो का प्रेशर हमेशा रहता है। हम भी एसएमई एंटरप्रेन्योर रहे हैं, तो बैंक लोन हमेशा एक प्रेशर तो रहता ही है। बट जब आप आईपीओ लाने की प्लानिंग करते हो तो एक ग्रोथ कैपिटल की बात करते हो, और आईपीओ आने के बाद सबसे बड़ी बात है आपके ऊपर रीपेमेंट प्रेशर नहीं रहता है, भले शेयर होल्डर की एक्सपेक्टेशन मीट करने का प्रेशर रहता है, बट वो एक्सपेक्टेशन का अलग ही आनंद है। दैट्स द रीजन वी केम आउट फॉर एन आईपीओ फॉर फुलफिलिंग अ लार्जर ड्रीम विच वॉज नॉट पॉसिबल कि मैं बैंक रूट के थ्रू कर सकूं। आप जैसे बता रहे हैं कि इतना टफ नहीं है जैसा अपन सोच रहे हैं, लेकिन इसकी तैयारी करना बहुत ज़रूरी है। तो इसकी तैयारी करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको आईपीओ के लिए पहले आपका
ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आपकी एक पार्टनरशिप फर्म है कि एलएलपी है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है या लिमिटेड कंपनी। तो टफ इसलिए है कि आपको एक फ्रॉम प्रोप्राइटर कंसर्न टू अ प्राइवेट लिमिटेड और कॉर्पोरेट लेवल आपको पहले जर्नी क्रिएट करनी है, उतनी कंप्लायंस की आपकी कैपेसिटी होनी चाहिए। वो सब आपको जो एक फियर है कि आपको यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन है, तो आपको ये जर्नी में यहाँ से वहाँ जाने के लिए एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन प्रिडिक्ट करनी पड़ती है। वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो आप बैंक के पास जाते हो तो आप एक पार्टनरशिप फर्म जाके भी आपको बैंक से लोन मिलेगा, लेकिन आईपीओ के लिए आपको एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक एक जर्नी करनी पड़ती है। तो जो एक फियर होता है किसी भी एक एंटरप्रेन्योर को कि भाई मुझे यहाँ से यहाँ जर्नी करनी पड़ती है, तो कॉर्पोरेट में जाने से मैं कितना मेरे को डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, तो वो एक फियर है। बट मेरे को लगता नहीं है कि आज जिस तरह से मार्केट इवॉल्व हो रहा है और कॉर्पोरेट एंड ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है, उस तरह से कॉर्पोरेट जर्नी उतना टफ नहीं है। सो विकास जी, आपका आईपीओ कब आया था? सो एज ए कंपनी हमारी शेयर समाधान एक यूनिक कंपनी थी, क्योंकि हम लोग सिंपल लैंग्वेज में लोगों के डूबे हुए पैसे निकालते थे। एंड स्टार्टिंग 2011 से हमने ये जर्नी स्टार्ट की थी। वी हैड आवर ओन कैपिटल टू ग्रो। बट फिर 2023 में जब हमें लगा कि अब हम लोग एक नाम बन चुके हैं, बट अब ग्रोथ कैपिटल के लिए हमें अब एक्सप्लोर करना है, तो आई थिंक जो मेरे बगल में बैठे हैं अजय जी, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन आई मेट। अजय जी को याद है कि नहीं पता नहीं, सितंबर 2023 में आई पर्सनली बिन टू BSE एंड अजय जी से मैं अपनी पूरी जर्नी डिस्कस किया कि शेयर समाधान ऐसी है। एंड ही सेड दैट आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी, कॉन्सेप्ट नया था। अब अगर IPO की जर्नी जब डिसाइड कर ली, तो सबसे पहले हमने आइडेंटिफाइड किया कि हु कैन गाइड अस। तो एक कंसल्टेंसी या IPO रेडीनेस के लिए वी हैव डिसाइडेड कि हाँ, हम इनके साथ कंसल्टिंग के हम कोई उनका हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद उस पूरे प्रोसेस में आपके स्टार्टिंग से लेके आपके कंप्लायंसेस अच्छी तरह से होना, लीगल होना, फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस होना, वो सब कुछ बनने के बाद फिर एक मर्चेंट बैंकर हमने आइडेंटिफाई किया, वैल्यूएशन पे डिस्कशन हुआ। इस प्रोसेस में क्या होता है कि एक्सचेंज की भी काफ़ी क्वेरी आती है। सो वो सॉर्ट होने के बाद इस प्रोसेस में जब हमें 6-7 महीने लगे इसकन जी, देन वी हैव रियलाइज कि अपनी कंपनी को आप एक प्राइवेट कंपनी से IPO ले जाना भी एक दूसरी शादी से कम नहीं है। बट दैट एक्सपीरियंस वुड गिव यू एनफ हैप्पीनेस इन योर लाइफ कि आप IPO होने के बाद यू वुड क्रिएट योर ब्रांड विच इज क्लियरली विजिबल इन द मार्केट। 2010 के आसपास 16 साल होने को आ रहे हैं SME IPOs को। 1500 से थोड़े ज़्यादा IPOs अब तक हमारे SME के लिस्टेड हैं। लेकिन जब हम डेटा देखते हैं तो उसमें से जो ज़्यादातर IPOs हैं, आधे से ज़्यादा वो या तो महाराष्ट्र के हैं या तो गुजरात के। दूसरे स्टेट्स क्यों पीछे रह जा रहे हैं? देखिए, जब मैं तो अभी क्या, यहाँ पे बहुत सारे इंटरप्रेन्योर बैठे हुए थे। ये जो SME प्लेटफॉर्म थी, मेरी इंटरप्रेन्योर जर्नी थी। लेकिन जितने इंटरप्रेन्योर्स हैं वो तो सब अपने लिए करते हैं, वेल्थ क्रिएशन खुद करते हैं। मैं एक ऐसा इंटरप्रेन्योर था जो सोसाइटी और देश के लिए कर रहा था। लेकिन जो 42,000 SME से मैं 14 साल में मिला, उसमें से मैक्सिमम SME लिस्ट नहीं हुई। ठीक है, फॉर वेरियस रीजन। सबसे बड़ा जो फियर था उनमें, वो था फियर ऑफ कंप्लायंसेस। एंड फियर ऑफ कंप्लायंसेस जब आता है तो फियर ऑफ ट्रांसपेरेंसी आती है कि भैया मैं इतने सारे कंप्लायंस कर रहा हूँ, इनकम टैक्स कर रहा हूँ, GST कर रहा हूँ, ROC कर रहा हूँ, ऊपर से एक और सर पे अपना दर्द क्यों लिया जाए, जहाँ पे आपको लोगों को बताना पड़े कि आपकी बैलेंस शीट क्या है, PL अकाउंट क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है। तो एक ये बहुत बड़ा फियर था। सेकेंड थिंग था इग्नोरेंस। अगर इंडिया जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो स्किल सेट या मतलब प्रोमोटर्स के स्किल सेट का नहीं है। जो इंडिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है फाइनेंशियल लिटरेसी का और इक्विटी अवेयरनेस की। जहाँ तक हम बात करते हैं कि महाराष्ट्र गुजरात में शुरू से काफ़ी ज़्यादा इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग थे, लेकिन दूसरे पार्ट ऑफ द कंट्री में आपको ज़्यादा इक्विटी इन्वेस्टर नहीं है। जो भी लोग पैसे कमाते हैं वो ज़मीन खरीदते हैं या मकान बनाते हैं। तो यही प्रोमोटर्स का सारे हिसाब किताब थे और मैक्सिमम लोग के, और इसलिए जो है वो कंपनियां भी कैपिटल मार्केट में नहीं आ पा रही थी। और हर चीज़ इवॉल्व होता है। जब SME प्लेटफॉर्म इवॉल्व होने लगा और जो मेरा फोकस था कि हर डिस्ट्रिक्ट से और हर स्टेट से आप 2-3 कंपनी को लिस्ट करो। क्या है कि वो मेरी बात नहीं समझेगा, लेकिन अपने पड़ोसी प्रोमोटर को अगर ग्रो करते देखेगा तो जीएलसी में या जो भी चीज़ में वो खुद भी लिस्टिंग करेगा। तो वो हमारा पहला जो था ना टारगेट था। लेकिन जैसे जैसे आप अगर समझिए 2023 के बाद, 2023 के बाद 2023 के बाद ये अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा आई SME प्लेटफॉर्म के बारे में।
और इन्वेस्टर्स को भी जब रिटर्न काफ़ी ज़्यादा आने लगे, 2021 के बाद कैपिटल मार्केट में भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई, तो हमने देखा क्या कि दूसरे स्टेट्स की या दूसरे जगह भी कंपनियां लिस्ट होने लग गई। तो गाइडलाइंस काफ़ी सिंपल रखी गई फ्रॉम लिस्टिंग पर्सपेक्टिव। तो लिस्टिंग के हिसाब से जैसे मेन बोर्ड में आप जाइए तो मेन बोर्ड में क्वार्टरली कंप्लाइंस करने पड़ते हैं, मतलब हर 3 महीने पे आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट पीएल अकाउंट जो है फाइल करने हैं। यहाँ पे कहा गया कि आपको हाफ ईयरली ही अपना बैलेंस शीट फाइल करना है, उसमें भी हाफ ईयरली अनऑडिटेड, ईयरली ऑडिटेड। इसके अलावा जो बाकी भी शेयर होल्डिंग पैटर्न ये सब फाइल करने थे वो भी हाफ ईयरली बेसिस पे। तो उसके हिसाब से इन्होंने जो है गाइडलाइंस काफ़ी सिंपल कर दिए। एक चीज़ और उन्होंने कहा कि अगर किसी भी कंपनी को मर्चेंट बैंकर्स के थ्रू सिर्फ 50 इन्वेस्टर्स मिलते हैं तो 50 इन्वेस्टर्स के साथ आप इस कंपनी को लिस्ट कर सकते हो। मेन बोर्ड में रिक्वायरमेंट जो थी वो 1000 इन्वेस्टर्स की थी, तो उस हिसाब से उन्होंने लिस्टिंग सिंप्लीफाई कर दी गाइडलाइंस। लेकिन उसमें 2-3 नई चीज़ों को ऐड की गई। उसमें एक ये था कि आप 100% ये इशू अंडर राइटिंग होनी चाहिए, मतलब इशू अगर इन्वेस्टर सब्सक्राइब नहीं भी करते हैं तो मर्चेंट बैंकर को इंश्योर करना है कि ये सारे इशू पूरी तरह से सब्सक्राइब हो जाए। दूसरा इन्होंने डाला मार्केट मेकिंग। मार्केट मेकिंग मतलब इसमें जो छोटे स्टॉक्स होते हैं उसमें लिक्विडिटी का इशू होता है, तो इन्वेस्टर्स को एंट्री एग्जिट नहीं मिल सकता है। ये एक दूसरा इशू था, इसके लिए इन्होंने मार्केट मेकिंग कॉन्सेप्ट डाला उन्होंने। और तीसरा कॉन्सेप्ट डाला इन्होंने लॉट साइज का। इन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो 1 लाख रुपये मिनिमम इन्वेस्ट करे। उसके लिए उसका ये रीज़न था कि इसमें जो इन्वेस्टर्स के डीप पॉकेट हैं, जो कंपनी को समझते हैं और लॉन्ग टर्म रह सकते हैं, वे वही इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्टमेंट करें, रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करें। वीरेंद्र जी, आप जब कोई कंसल्टेंसी देते हैं एसएमईज को, जब आप कोई एसएमई आपके पास आता है तो किस तरह के चैलेंज होते हैं या उसके क्या सवाल होते हैं आपसे? सो उनके पास ये होता है कि हम इस कैटेगरी में जाएंगे, कॉर्पोरेट करेंगे, लिस्टिंग करेंगे, तो हमको इंफ्रास्ट्रक्चर करना पड़ेगा। वो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर कितनी कॉस्ट आएगी, वो कैसे बेयर कर पाएंगे। सो फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाने के लिए, कॉर्पोरेट गवर्नेंस लाने के लिए एक उनके पास बहुत बड़ा फियर होता है कि ये फियर हम लोग ये डिसिप्लिन कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। उसके लिए उनको एक ऐसे राइट एडवाइज़र और एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है कि जो उनके इस फियर को दूर कर सके। क्योंकि अगर आपके पास आप मार्केट से फंड जुटा रहे हैं और फंड जुटाने के बाद आपका इंफ्रास्ट्रक्चर को हैंडल करने के लिए वो आप अपने कंपनी के अंदर इन हाउस कंपनी सेक्रेटरी, CFOs, चार्टर्ड अकाउंटेंट रख सकते हैं, टीम बिल्ड कर सकते हैं। जहाँ पे इवन आई हैव सीन कि कई अभी कंपनीज अपनी मार्केटिंग के लिए IIMs इशू आने के बाद में लेके आ पा रहे हैं। उससे वहाँ उनकी स्केल बढ़ जाती है, उनकी कैपेबिलिटी बढ़ती है। और यहाँ से अलग मार्केट, जैसे आप एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अभी तक बिजनेस कर रहे हैं, आप दूसरे स्टेट, ज्योग्राफी, इवन ग्लोबली वहाँ पे जा सकते हैं इस पैसे के साथ, तो आपका रिस्क एपेटाइट इस फंड से बढ़ता है। लेकिन ये जो बड़ा फियर है कि हम ये पर्टिकुलर यहाँ लेके जा पाएंगे, तो ये पैसा आने से उनका एक फियर खुलता है, ओपन अप होता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। विकास जी, जिस फियर्स की बात कर रहे हैं वीरेंद्र जी, सच में ये फियर है या फिर ये मतलब कुछ असर होता है इसका, या खर्चे बहुत बढ़ जाते हैं? एंटरप्रेन्योर सोचता है कि यार मेरी कंपनी IPO आने के बाद मेरे खर्चे बढ़ जाएंगे, मुझे रिसोर्सेज रखने पड़ेंगे। बट आई थिंक अगर आप मेरा एक्सपीरियंस करोगे तो ऐसी कोई बात है नहीं कि आपके कोई खर्चे एक्सपोनेंशियली बढ़ते हैं। बट आई वुड से कि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है। आप बताइए, SME IPO आने के बाद अगर मैं शेयर समाधान का एक्सपीरियंस करूं, जो मार्केटिंग बजट आप करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके जो ब्रांड विजिबिलिटी क्रिएट नहीं कर सकते हैं, वो एक आपकी कंपनी IPO आने के बाद क्रिएट हो सकती है। शेयर समाधान आप अगर नाम डालोगे तो 50 पेज गूगल के मिल जाएंगे जो पहले एक पेज भी नहीं मिलता था। तो आई थिंक दैट्स अ बिगेस्ट शिफ्ट। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि खर्चे बढ़ जाएंगे, आपकी बार्गेनेबिलिटी वेंडर के साथ भी बढ़ जाती है और आपके प्राइस की प्रोडक्ट, शेयर समाधान में हमारी फीस हम प्रीमियम चार्ज करने लग गए। पहले हम कंपटीशन में थे, अब हम क्लाइंट को बोलते हैं कि हम लिस्टेड कंपनी है, हम फ्लाई बाय नाइट कंपनी नहीं है, प्रोफेशनल कंपनी है। अब प्रॉब्लम वहाँ पे 2 थे। एक प्रॉब्लम ये था कि ओवर लिवरेज से, डेट फंडिंग से, और कभी कभी मुझे ये लगता था इसको मैं बैलेंस शीट कहूँ या इम्बैलेंस शीट कहूँ। और ऐसा दूसरा मुझे ये मन में विचार आता था कि प्रोमोटर जो है बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए मेहनत कर रहा है कि लोन रिपे करने के लिए मेहनत कर रहा है। तो वो एक इशू था वहाँ पे। हमने उनको यही कहा कि अगर आप इक्विटी फंडिंग को ले करके आओगे, आप अपनी बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग करोगे, तो आप कहीं ना कहीं इसको, ये जो प्रॉब्लम है इसको आप दरकिनार कर सकते हो। उसकी प्रॉफिट थी 2.5 करोड़, आज उसकी प्रॉफिट है 250 करोड़ और मार्केट कैपिटलाइजेशन है 8000 करोड़।
तो एसएमई प्लेटफॉर्म ने ये ट्रांसफॉर्मेशन किया है। हम बार बार एग्जांपल देते हैं और इसलिए भी कह रहे हैं आपके चैनल के थ्रू, अगर आप इसको टेलीकास्ट कर रहे होंगे बिल्कुल। तो ये सब जो है जाने चाहिए देश के कोने कोने पे, और सारे लोगों को ये बात करना चाहिए कि लिस्टिंग इज़ वेरी बेनिफिशियल। जैसे इन्होंने कहा और बहुत अच्छी बात की कि अमिताभ बच्चन को ला करके शायद आपका बिजनेस उतना ग्रो ना हो, लेकिन सिर्फ आप लिस्टिंग करा लो तो आपकी बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो होगी। तो मेरे ख्याल से बहुत ब्रांडिंग, विजिबिलिटी, फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग, ये सारी चीज़ें लिस्टिंग से होती है। और मैं हर हमेशा कहता हूँ कि दो ही आदमी जो है वो करेंसी छापता है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो आपको 500 का नोट देता है और कहता है प्रॉमिस टू पे द बियरर 500 रुपीज़, मैं जो धारक को 500 रुपया देने का जो है वादा करता हूँ, और दूसरा जो है वो भी 500 रुपया जो है इन्फ्लेशन के साथ साथ डिमिनिश होता है उसकी वैल्यू। एक दूसरा आदमी जो है जो नोट छापता है वो है प्रोमोटर। आप लिस्टिंग करते हो, अपने शेयर्स छापते हो, लोगों को देते हो, लेकिन आप किसी को प्रॉमिस नहीं करते हो कि जितने पैसे हमने आपसे लिए हैं उतने पैसे आपको देंगे। 70% 75% शेयर्स आपके पास है, आपकी वेल्थ बढ़ेगी। अगर शेयर का भाव 50 रुपये से 500 रुपये बढ़ेगा तो सबसे ज़्यादा वेल्थ किसका बढ़ता है? प्रोमोटर का बढ़ता है। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरी बात ये है कि खाली आईपीओ के टाइम में आप फंड रेज नहीं कर रहे हो, आपकी जो है वो चैनल खुल जाती है कि आप निरंतर वर्षों तक आप जो है फंड रेज कर सकते हो। और तीसरी चीज़ ये होती है कि आपकी कंपनी चिरंजीवी हो जाती है, क्योंकि लिस्टेड है तो पूरी दुनिया जो है आपकी कंपनी को बरसों तक जानती है, चाहे आप एग्जिस्टेंस में हैं या नहीं है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है जो मेरे ख्याल से हर कंपनी को इस बात को समझना चाहिए और लिस्टिंग करना चाहिए। थैंक यू अजय जी। ये एक प्रॉफिट की बात हो रही थी और टर्नओवर की बात हो रही थी। क्या एसएमई आईपीओ लाने के लिए प्रॉफिट का कोई क्राइटेरिया कि मिनिमम प्रॉफिट, मिनिमम आईपीओ की साइज़ मिनिमम या मैक्सिमम, इस तरह के कुछ क्राइटेरिया हैं? देखिए, रेगुलेटर ने एज सच टर्नओवर का कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है, लेकिन इन जनरल पैरेलेंस आपके पास अच्छा टर्नओवर होना चाहिए, करीब 30 से 100 करोड़ के आसपास। सर्विस इंडस्ट्री या जहाँ पे कंसल्टिंग सर्विसेज है वहाँ पे टर्नओवर क्राइटेरिया 10 से 20 करोड़ भी हो सकता है, लेकिन मेनली प्रॉफिटेबिलिटी, नेटवर्थ क्राइटेरिया वो उसके ऊपर फोकस रखा गया कि आप कितने सालों से काम कर रहे हैं, आपकी पॉजिटिव कैश फ्लोज है, आपके नेटवर्थ पॉजिटिव है, और आप स्केल आप ऑलरेडी आप अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हो। तो क्राइटेरिया उन्होंने टर्नओवर का नहीं रखा है, लेकिन क्राइटेरिया ये ज़रूर है कि आपके कितने साल से स्टैंडिंग है। जैसे सर ने बताया कि आपको 1 साल का क्राइटेरिया की प्रॉफिटेबिलिटी का है, आपको 3 करोड़ का टेंजिबल एसेट होनी चाहिए, 1 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी। और क्राइटेरिया प्रॉफिटेबिलिटी और नेटवर्थ पे ज़्यादा फोकस रखा है। दूसरा है कि आपका सस्टेनेबल बिजनेस होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपको यहाँ से जब आप पब्लिक से पैसा जुटा रहे हो तो यहाँ से बिज़नेस को स्केल करने के लिए आपकी बिज़नेस के अंदर स्केलेबिलिटी होनी चाहिए, बिज़नेस प्रूवन होना चाहिए, आपके पास कस्टमर्स, ऑर्डर्स और सब चीज़ होनी चाहिए। अगर आप कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हैं, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या किसी बड़ी लार्ज इंडस्ट्री को सर्विसेज दे रहे हैं, आपका प्रोडक्ट बना के उनको सप्लाई कर रहे हैं, तो आपको मिनिमम, जैसे कोई हमारी टर्नओवर मिनिमम का कोई क्राइटेरिया थ्रेशोल्ड है? नहीं, ऐसा टर्नओवर मिनिमम टर्नओवर का कोई थ्रेशोल्ड नहीं रखा है। कोई भी टर्नओवर का थ्रेशोल्ड मान नहीं लीजिए है। किसी के 1 करोड़ का टर्नओवर वो भी ला सकता है? नहीं ना, टर्नओवर होगा तो आपका इसीलिए उन्होंने क्या फोकस प्रॉफिटेबिलिटी और नेटवर्थ पे रखा है। प्रॉफिटेबिलिटी आपकी हो गई, प्रॉफिट 1 करोड़ का प्रॉफिट आपका मिनिमम 1 से 1.5 करोड़ 2 करोड़ का प्रॉफिट हो। प्रॉफिट कब होगा? जब आपका टर्नओवर ही कम से कम 2 करोड़ 1 करोड़ से ऊपर होगा। तो इसके लिए टर्नओवर का क्राइटेरिया नहीं है, आपका नेटवर्थ एंड प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। आईपीओ की साइज जो होती है उसका तो कुछ होगा कि मिनिमम इतने का ही आईपीओ ला सकता है और मैक्सिमम इतने का ही ला सकते हैं। ये कोई इसका कोई बीच में कोई है चैनल कि हाँ मैक्सिमम और मिनिमम को लेके? देखिए, आईपीओ का क्राइटेरिया जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से 2 करोड़ का मिनिमम प्रॉफिटेबिलिटी चाहिए, और यहाँ पे पी मल्टीपल है जो प्रॉफिट के ऊपर आपका मल्टीपल कैलकुलेट होता है। वो मल्टीपल कैसे कैलकुलेट होता है? आपके जो पीयर इंडस्ट्री है, कि सपोज आप एक इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में है, वहाँ पे मल्टीपल 15 का मल्टीपल चल रहा है, तो मल्टीपल का जो कैलकुलेशन है, आपका प्रॉफिट जो भी हो रहा है, प्रॉफिट के ऊपर वो मल्टीप्लाई करके आपका कंपनी का ओवरऑल वैल्यूएशन हो गया। उस वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आपको मिनिमम, क्योंकि 25% आपको डाइल्यूट करना है। नहीं, लेकिन कोई तो चूंकि नहीं, एसएमई और देखिए मेन बोर्ड का क्या है कोई इसमें कुछ जो है ना, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि आप कितने की आईपीओ ला सकते हैं, लेकिन जो बॉल पॉइंट फिगर देखा है, जब हमने एसएमई प्लेटफॉर्म स्टार्ट की थी, ऑन एन एवरेज 5 साल में 3 करोड़ का एवरेज साइज होता था, टिकट साइज एसएमई आईपीओ लाने का। फिर वो 7 करोड़ हुआ और अभी जो है 30 to 35 करोड़ का मिनिमम साइज हो गया। देखिए, आप आईपीओ ला सकते हैं बाय थ्योरी और आईपीओ ला सकते हैं प्रैक्टिकली, इसमें बहुत वास्ट डिफरेंस होता है। कोई भी देखिए, कॉस्ट और आईपीओ दोनों मैच होना चाहिए। अगर आपका आईपीओ और कॉस्टिंग मैच नहीं हो रहा है
तो आपकी आईपीओ नहीं आएगी। इसके अलावा पोस्ट लिस्टिंग कंप्लाइंसेस कॉस्ट भी हैं। तो अगर आपकी 2 करोड़ की टर्नओवर है और 5 लाख की प्रॉफिट है तो वो कंसेप्चुअली तो आप लिस्ट हो सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली लिस्ट नहीं हो सकते, क्योंकि आप उसकी क्या वैल्यूएशन करोगे और इन्वेस्टर्स क्यों इन्वेस्ट करेगा। बहुत ज़्यादा कोई कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ी नहीं थी, क्योंकि हमारी कंपनी आईपीओ के पहले भी कंपनी सेक्रेटरी था, आईपीओ के पहले भी अकाउंट्स एंड फाइनेंस हेड था जो सीएफओ बन गया। अब जैसे अजय जी ने बोला कि आपको हाफ ईयरली कंप्लायंसेस, हाफ ईयरली आपको रिजल्ट वो भी अनऑडिटेड होते हैं और एनुअली ऑडिटेड रिजल्ट्स आपको डिक्लेयर करने पड़ते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको मैं सिंपली अगर यहाँ भी अगर किसी एंटरप्रेन्योर का ये है कि कंप्लायंसेस कॉस्ट बढ़ जाएगी तो मैं आईपीओ लेके नहीं आऊँगा, आई थिंक ये कंप्लीट मिथ है। इसको तो कंसिडर ही नहीं करना चाहिए कि ये कॉस्ट इतना ज़्यादा है कि आप अपनी कंपनी की वैल्यू के चक्कर में सिर्फ कंप्लायंस की सोच में आप सोचते रह जाओ। इतना ही बताना चाहूँगा कि जितनी आपको एडवांटेजेज हैं, जितने आपको एसएमई लिस्टिंग से एडवांटेज होते हैं, उसके रिस्पेक्ट में कंप्लायंस का जो कॉस्ट है वो ऊँट के मुंह में जीरा के समान है। तो आप समझिए नेग्लिजिबल है। क्या क्या एडवांटेज होते हैं? सवाल तीनों से है मुझे। मतलब पैसा तो मिल गया, इक्विटी आ गई आपके पास, पैसा आ गया, और क्या एडवांटेज हैं एक आईपीओ लाने के, एसएमई आईपीओ के? एसएमई आईपीओ आने के तो मेरे ख्याल से बहुत सारे एडवांटेज इन्होंने बताए। नंबर 1, आपको ग्रोथ कैपिटल मिल रहा है, आपके ऊपर तलवार नहीं लटक रहा है कि आपको हर मंथ जो है लोन रिपे करना है। दैट्स नंबर 2। आपको जो फंड आपने लिया है ग्रोथ फंड, वो आपको किसी को रिपे नहीं करना है, तो ये रिस्क आपके सर पे से हट जाता है। फंड लौटाने का रिस्क सबसे बड़ा रिस्क होता है एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में, वो होता है। तो सेकंड बेनिफिट है वो ये कि आपका बैलेंस शीट रियल बैलेंस शीट हो जाता है, क्योंकि आप जब इक्विटी फंडिंग लेते हैं तो कैश आउटफ्लो बिकॉज ऑफ डेट जो आप मैनेज कर रहे थे वो कम हो जाता है, तो आपकी बैलेंस शीट हेल्दी होती है। ये सेकेंड बेनिफिट है। तीसरी बेनिफिट, आपकी कंपनी की विजिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि देश के कोने कोने से इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी में पैसे डाल रहे हैं, तो सारे इन्वेस्टर्स आपकी कंपनी को ट्रैक करने लग गए हैं, तो आपकी विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नंबर 4, जो प्रमोटर है उनकी विश्वसनीयता बढ़ती है, क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है। तो ऐसे कंपनी और ऐसे प्रमोटर को जो है, इनफैक्ट इंडिया में तो नहीं लेकिन आउट ऑफ इंडिया जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको बिजनेस देने में ज़्यादा उनको कंफर्ट रहता है, तो आपका बिजनेस ग्रोथ भी उसके चलते बढ़ता है क्योंकि क्रेडिबिलिटी बढ़ गई। जो 5th बेनिफिट है वो ये बेनिफिट है कि अगर आपकी मान लीजिए सर्विस ओरिएंटेड कंपनी है और आप अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ को अपने पास रखना चाहते हो तो आप ESOP इशू कर सकते हो। ESOPs जो है एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल फैक्टर बनता है लॉयल्टी जीतने के लिए, तो आपके अच्छे एम्प्लॉय आपके साथ रहेंगे, वो 5th बेनिफिट है। 6th बेनिफिट आपका क्या है कि आपकी कंपनी क्योंकि लिस्टेड है तो आपकी इक्विटी आपकी कोलेट्रल बन जाती है। कल को आपको इक्विटी डाइल्यूट करके फंड नहीं लेना है तो आप इक्विटी को एज ए कोलेट्रल रख लो, आपको डेट फंडिंग मिल जाएगी। और 7वां बेनिफिट है कि आपकी इक्विटी जो है वो करेंसी बन जाती है, क्योंकि वो कैपिटल मार्केट में ट्रेड होती रहती है। तो मेरे ख्याल से इतनी सारी बेनिफिट और कोई इंस्ट्रूमेंट तो भगवान ने अभी तक बनाया नहीं, नाम ने बनाया। इसके अलावा सर के मैं और ऐड करना चाहूँगा कि आपके एक बैंक के पास लोन लेने के लिए एक लिमिटेशन होती है कि आपके पास एक कोलेटरल है, बैंक आपके कोलेटरल पे 2 टाइम्स और 3 टाइम्स मैक्सिमम एक्सपोजर लेता है, बट एक लिमिटेशन के बाद में आपको इसके अलावा और कोई नहीं है कि यहाँ से स्केल करने के लिए आपको इक्विटी इज़ द ओनली रूट वेयर बाई यू कैन रेज कैपिटल एंड स्केल योर बिजनेसेस। तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि जब डेट का रास्ता बंद होता है वहाँ से स्केल करने के लिए आपके लिए इक्विटी एक बहुत बड़ा साधन है। दूसरा बड़ा बेनिफिट है कि एक फैमिली बिजनेस के अंदर क्या है कि आप 20 साल से 15 साल से एक पर्टिकुलर बिजनेस रन कर रहे हैं, जिसमें आपके फादर, आपकी सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन सब इन्वॉल्व होकर एक बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं। उसकी आपकी गुडविल को एनकैश कब करेंगे? एनकैश करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको रियल वैल्यूएशन मिलती है। थर्ड जनरेशन जो जेनजी की जिसकी बात कर रहे हैं, आज जेनजी अगर आपके पास एक लिस्टेड प्लेटफॉर्म नहीं है, कॉर्पोरेट प्लेटफॉर्म नहीं है, तो वो आप देखेंगे कि आपके बच्चे दूसरी कंपनी में जाके नौकरी कर रहे हैं, वो आपके बिजनेस को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे क्योंकि वो कॉर्पोरेट नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है। उन्होंने जो देखा है सब जगह वैल्यूएशन गेम है अपना, तो वो आपके बिजनेस को तब ज्वाइन करेंगे जब आप उनको एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरफ लेके जाएंगे और उनको एक स्ट्रक्चर बना के देंगे पूरा। अगर आप एक बड़ी फैमिली हैं, जैसे एक फादर है, उनके 3 सन हैं, एक सन के थर्ड उनके बेटे हैं, दूसरे के बेटियाँ हैं, तो उनको लगता है कि मैंने आज 10 साल से मैं इस बिज़नेस को रन कर रहा हूँ, मेरे बेटियाँ हैं, मैं उनको शादी हो जाएंगे तो मैं उनको क्या दूंगा? आप ये दिस इज़ द राइट प्लेटफॉर्म जहाँ पे अगर आप लिस्टेड इक्विटी देते हो तो अपनी जनरेशन को आप कम से कम डॉटर्स को आप कम से इक्विटी के थ्रू आप एक वेल्थ क्रिएट करके उनको दे पा रहे हो। दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज। एंटरप्रेन्योर तो मेरी सलाह तो ये रहेगी कि ऑब्वियसली
बिफोर आईपीओ सब ने अपनी अपनी स्ट्रगल देखी है। स्ट्रगल देखने के बाद जब आपका एक बोलते हैं कि प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है, आपको कॉन्फिडेंस है कि नाउ माय बिजनेस इज गुड टू ग्रो, उसके बाद जो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ है वो आप पब्लिक की पार्टिसिपेशन से ही ला सकते हो। एंड ये मन में ना सोचे कि मैं 25% पब्लिक को दे दूंगा तो मेरी वेल्थ कम हो जाएगी। आप उसके बाद अच्छा परफॉर्म करेंगे तो नेक्स्ट फॉलो ऑन आईपीओ भी लेके आएंगे। फिर आज रिलायंस इंडस्ट्रीज इज अ नेम, रिलायंस ने कुछ नहीं देखा, उन्होंने देखा कि शेयर होल्डर्स की वेल्थ ग्रो हो। अब रिलायंस कोई भी कंपनी अपनी ग्रुप कंपनी लेके आता है, आई थिंक रिलायंस का आईपीओ तो लोग ब्लाइंड फोल्डेडली अप्लाई करते हैं। सो दैट्स द बिगेस्ट थिंग विच कैन हैपन फॉर एन एसएमई आईपीओ एंटरप्रेन्योर। ना बिजनेस का, क्योंकि सबसे पीछे है कि आप एक मर्चेंट बैंकर के पास तुरंत चले जाते हैं, वो आपको एक्स वैल्यूएशन देता है। उसके पहले आप इन हाउस आपकी एक तैयारी कीजिए कि आपका बिजनेस की क्या वैल्यूएशन होनी चाहिए। आपके जो बिजनेस में हैं, आपकी जो लिस्टेड स्पेस में है वो पीयर क्या वैल्यूएशन दे रही हैं। आपके समझिए आप उस पर्टिकुलर फैमिली में या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, पूरे ग्रुप के अंदर आपकी 3-4 ऑर्गेनाइजेशन बटी हुई हैं, वो अलग अलग वर्टिकल्स में काम कर रही है। अगर आप उन सबको जोड़ के कंसोलिडेट करके एक कंपनी, फ्लैगशिप कंपनी बना के पूरी तैयारी के साथ में कि आप 1 साल उसके ऊपर वर्क कीजिए, अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चरिंग के ऊपर, आपकी वैल्यूएशन पे कैसे आपको प्रेजेंटेशन करनी, इन हाउस आपका बोर्ड तैयार कीजिए। उसकी पूरी तैयारी के बाद में आप मर्चेंट बैंकर के पास या आप इन्वेस्टर्स के पास में जाते हैं तो आपको एक डिफरेंट वैल्यूएशन मिलती है। तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है कि पहले आपकी तैयारी कितनी है। कोई सवाल पैनल के लिए? माय नेम इज आदर्श। जस्ट आई वांट टू अंडरस्टैंड दैट कि एक बॉलपार्क फिगर क्या होगा किसी कंसल्टिंग फर्म के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए, कि अगर प्रॉफिट और टर्नओवर का कितना टाइम्स उसका वैल्यूएशन हो सकता है। पहला क्वेश्चन ये है। और दूसरा, अगर वो मर्चेंट बैंकर के पास जाता है तो मर्चेंट बैंकर का रफली बॉलपार्क फिगर कॉस्टिंग क्या होगा, एंड क्या वैल्यूएशन जो सर बता रहे थे वीरेंद्र जी की वैल्यूएशन हाई होना चाहिए, तो वो किस क्राइटेरिया पर मर्चेंट बैंकर वैल्यूएट करता है किसका वैल्यूएशन इतना होना चाहिए? देखिए, इसमें वैल्यूएशन हाई और लो का सवाल नहीं है, इसमें है कि आपका रीजनेबल वैल्यूएशन होना चाहिए। कि आप ऐसे नहीं कि बिना तैयारी के आप अपने सीधा मर्चेंट बैंकर के पास चले गए और उन्होंने अपना एक एक्स वैल्यूएशन दिया और आपका आईपीओ आ गया। स्पेशली आपने जैसे कंसल्टिंग के लिए बताया, कंसल्टिंग के अंदर पी 15 से लेके 40 तक का भी पी गया है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन जो है बहुत हाई है। यहाँ पे आप 5-10% पे मार्जिन नहीं है, यहाँ पे 20 से 50% तक की मार्जिन है। तो इसके लिए जैसे मैंने बताया कि टर्नओवर क्राइटेरिया कंसल्टिंग के अंदर आप 5 करोड़ के टर्नओवर पे भी 2 करोड़ रुपया कमा सकते हैं। और वहाँ पे जैसे मैंने बताया आपको कि मल्टीपल हाई मिलता है, क्योंकि यहाँ पे मार्जिन है कि आपका 5 करोड़ का 10 करोड़ जब टर्नओवर बढ़ जाएगा, जब आपके पास टर्नओवर बढ़ाने के लिए, तो कंसल्टिंग में बेसिकली आपको बड़ी टीम स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, प्लस आपकी अवेयरनेस की भी। आप एक कंसल्टिंग फील्ड में है तो आप अपनी ज्योग्राफी एक पर्टिकुलर स्टेट से बढ़ा के, पर्टिकुलर सिटी से बढ़ा के आपको दूसरी सिटीज़ में भी लेके जानी है। तो स्केल करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा करने के लिए पैसा जुटाना है। वो पैसा जुटाने से जैसे आपका बढ़ेगा, तो ये जो वैल्यूएशन है ये फ्यूचर का जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है उसका डीसीएफ मेथड पे आज की डेट में वैल्यूएशन किया जाता है। दिस इज़ हाउ द वैल्यूएशन इज डन। तो प्रैक्टिकली आपका फ्यूचर में ये पैसा जुटाने के बाद में क्या प्रॉफिट आएगा उसको आज की डेट में डिस्काउंट करके उसके ऊपर वैल्यूएशन किया जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि कितना पैसा जुटाया जाए और वो वैल्यूएशन आप अपने आगे प्रॉफिटेबल कितना कर पाएंगे वो आपका जजमेंट पूरा करना पड़ता है। दिस इज व्हाट इज डन बाय मर्चेंट बैंकर बिफोर दे इवेल्युएट एंड दे गिव यू द वैल्यूएशन। मर्चेंट बैंकर का कॉस्टिंग नहीं बताया। हाँ, तो मर्चेंट बैंकर का कॉस्टिंग इसमें क्या है कि अगेन इशू साइज के ऊपर डिपेंड करता है। जितना छोटा इशू साइज होगा, क्योंकि मर्चेंट बैंकर भी एक इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठा है, उसकी भी रेगुलेटर के साथ में बहुत सर्टिफिकेशन की हर चीज़ की फ़ीस है, तो उसकी फ़ीस तो एक स्टेगनेंट फीस है। और अगर आपका जैसे इशू साइज बढ़ता है उतना परसेंटेज वाइज इशू आपका कॉस्टिंग कम हो जाता है। फिर भी अप्रॉक्सीमेटली 8 to 10% इशू साइज का कॉस्ट आता है।